जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं अपने स्टूडियो का नंबर एक बार फिर आपको बताता चलूँ। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है जिस पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर राइफ रशीद हमारे साथ मौजूद थे, न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर साहब ने न्यूरोलॉजी की बीमारियों के बारे में बात की, आपकी कॉल्स भी लीं और साथ साथ कोविड-19 के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बात की। हम लोग अब जा रहे हैं इराक़ और वहाँ से डॉक्टर अरसलान मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और इराक़ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं आज बड़े ही अहम मौजू पर बात करना चाह रहे हैं और वो है कि मुख्तलिफ जो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स जो होते हैं उसमें क्या इक़दामात, क्या जो है प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे उसके मैनेज किया करना चाहिए, क्योंकि अभी दुनिया ने एक बहुत ही बड़े लेवल का पैंडेमिक जो है वो देखा और उसमें हमने देखा कि बहुत सी मिसमैनेजमेंट्स और बहुत सी कन्फ्यूजन्स और बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उस सिलसिले में डॉक्टर साहब बात करेंगे। चलते हैं हम डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एपिडेमिक्स, मुख्तलिफ एपिडेमिक्स जो होते हैं उस पर आप बात करेंगे, मुख्तलिफ वबाएँ जो होती हैं, वबाई अमराज जो होती हैं उस पर बात करेंगे। जनरली हम लोग बात करेंगे कि जनाब ये कैसे फैलती हैं, फिर उसके बाद कैसे इसको मैनेज किया जाए। प्लीज़ डॉक्टर साहब। देखिए जी, वबाई अमराज बहुत मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। हम जनरली उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अगर आप कुछ अर्सा पुराना देख लें तो हम छूत की बीमारियां भी कहते थे, जी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी। ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती हैं और इसके मुख्तलिफ चैनल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। ठीक है। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि खुराक या पानी से फैलती हैं, जिनको हम फूड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और बाकी कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं जिस तरह रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, कोविड जैसी जो कि, या इन्फ्लुएंजा जैसी जो कि आपको सांस के थ्रू फैला करती हैं। ठीक है। इसके अलावा आमतौर के ऊपर ये जो बाकी इस्तेमाल में जो चीज़ें हैं उनके थ्रू भी ये बीमारियां फैलती हैं। जिस तरीके से स्केबीज या चंद एक जल्दी बीमारियां हैं वो आपके कपड़ों या आपके जो इस्तेमाल में अशिया होती हैं, जो बिस्तर की चादरें होती हैं तो उनसे जी भी फैलती हैं। जी तो हर बीमारी का एक अलग फैलने का तरीका होता है और हमें उसमें स्पेसिफिकली ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी बीमारी है और उसको क्या फैलाव का तरीका है। और ठीक है। जनरली जब जो हमारा एम होता है वो ये होता है कि ट्रांसमिशन को जो कम से कम किया जाए ताकि मजीद लोगों को ये बीमारी ना लग जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल अगर आप कोविड के ही कॉन्टेक्स्ट में देखें जी तो कोविड सांस से फैलने वाली बीमारी है और हम लोग उसी हिसाब से एहतियाती तदाबीर जो कि हम बार बार लोगों को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना डिस्टेंस एक महफूज डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जी ताकि ये सांस से फैलने वाली बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सके। इसके अलावा जी आजकल जो मेन इशू पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है जी। वो है टाइफाइड की बीमारी, ठीक। जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एंडेमिक है। इसका एंडेमिक का मतलब ये है कि ये पाई जाती है एक खास लेवल के ऊपर। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये देखने के अंदर आ रहा है कि कुछ ऐसी बीमारी ने शेप ले ली है कि इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स है वो जी। अब कारगर नहीं है। पिछले 2-3 सालों के अंदर ये एक ट्रेंड ज्यादा आता जा रहा है। अच्छा। तो इसका मेन रीजन अगर आप देखें तो आप ये जो टाइफाइड के अंदर एंटीबायोटिक्स का यूज होता है हम बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। जी और इससे होता ये है कि एक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है। और रेजिस्टेंस पाकिस्तान के अलावा चंद एक और दुनिया के अंदर भी देखने में आ रही ठीक है, है। जिसके अंदर नाइजीरिया भी है, जिसके अंदर चंद अफ्रीकी ममालिक भी हैं। अच्छा। इसका रिजल्ट ये होता है कि अब
एक नए बंदे को, जिसको पेशेंट को टाइफाइड होता है, तो उसके ऊपर जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं वो असर नहीं करती, ठीक है। और उन एक कम्बिनेशन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आजकल गर्मियों का मौसम है, और साथ बरसात भी शुरू वो हो रही है। जी। तो इस ये वो टाइम है जिसके अंदर टाइफाइड और जो पेट की बीमारियां हैं मुख्तलिफ, जिस तरीके से गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, या कॉलरा होता है, ये बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। सही। तो इन इन हालात के अंदर हमें खास तौर के ऊपर जो अपने फूड की प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और ठीक अब है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि कोविड से हॉस्पिटल्स के अंदर ऑलरेडी रश है, और बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इन सूरत हाल के अंदर अगर खुदा ना खास्ता ये फूड बॉर्न डिजीज का की भी आउटब्रेक भी हो जाती है, जिस तरीके से कोविड, जिस तरीके से गैस्ट्रोएंटराइटिस या कॉलरा या टाइफाइड, तो ये एक एक्स्ट्रा लोड होगा हॉस्पिटल्स के ऊपर भी और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के ऊपर भी, जो कि इस वक्त हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोविड-19 के पैंडेमिक है दुनिया में, अगर टाइफाइड का एपिडेमिक आ गया हमारे मुल्क में, या जैसे कि अभी बरसात का आगे मौसम आ रहा है, डेंगी वगैरह का जो है वो सीज़न भी आने वाला है, मलेरिया तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में नहीं है, कम हो गया, लेकिन ये कि अगर ये भी साथ अगर कहीं इसका भी एपिडेमिक आ गया तो हाउ वी विल मैनेज? मैंने जैसे अर्ज किया, ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी। और हॉस्पिटल्स जो कि पहले ही अब कोविड के केसेस के साथ भरे हुए हैं, और इस वक्त एहतियाती तदाबीर भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये अगर इसमें एक और इस तरह की वबाई अमराज कोई भी आ जाता है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो फूड बॉर्न डिजीजेस हो, ये एक बहुत बड़ा सानिया होगा, और हम लोग इस सारी सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अभी से हम प्रिवेंटिव असूलों के ऊपर अपने लाइफ के अंदर इसको जो है ना ज़्यादा करें, और ख़ास एहतियात करें, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। ख़ास सही। तौर के ऊपर अगर गर्मी का मौसम है और इसके अंदर पानी, बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप साफ पानी और साफ खुराक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक बीमारी से बचाव का तरीका है। हमें फालतू में बाहर का खाना, और ख़ास तौर के ऊपर जो अनसेफ पानी है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और घरों के अंदर आम तौर के ऊपर जो पानी आ रहा है, अगर हम उसको बॉईल करके इस्तेमाल करें, जी। ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स के लिए। सही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, जो सेक्टर है, एक बड़ा अहम सेक्टर है, ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें बीमारियां जो हैं वबाओं की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, एपिडेमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ एजुकेशन इतनी सफिशेंट नहीं है लोगों में, जनरली एजुकेशन लेवल भी हमारे इतने अच्छे नहीं हैं। तो हमारे मुल्क में तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री लेवल की एक जो है डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्यों नहीं हम लोग पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे? हमारे यहाँ अगर कभी कभार इस सेक्टर पे काम किया भी जाता है तो वही जो डॉक्टर्स हमारे बैठे हैं उनकी एक टीम बना के उन्हें कह दिया जाता है कि जी आप जाएं इस एपिडेमिक, इस वबा को इन्वेस्टिगेट करके आएँ, हालांकि दे आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। ज़ाहिर बात है, जब तक आपके पास पब्लिक हेल्थ की स्पेशलिटी नहीं है या आपने उस सेक्टर में काम नहीं किया तो हाउ वुड यू नो? तो ये इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, और अपनी हमारे पाकिस्तान की बात करते हैं जहाँ पर हम हर साल वबाओं को फेस कर रहे हैं? ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और अगर आप ग्लोबली देखें तो हम काफ़ी कीमती ज़र मुबादला और अपने रिसोर्सेज बचा सकते हैं, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें।
पाकिस्तान के अंदर शुरू से एक ट्रेंड ये है कि हम क्यूरेटिव हेल्थ के ऊपर तवज्जो देते हैं, जिसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स मौजूद हो, हेल्थ सेंटर्स मौजूद हो, जहाँ पर उन मरीजों को लेकर आया जाए जहाँ जिनकी का इलाज किया जाए। ठीक। ये एक ज़्यादा विजिबल इंटरवेंशन है और आमतौर के ऊपर इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ को प्रमोट नहीं करेंगे, इसके अंदर बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म की इंटरवेंशंस हैं, जिसके अंदर वैक्सीनेशन अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन भी इसी के अंदर आती है, और हेल्थ एजुकेशन भी इसी के अंदर आती है, और हेल्थ प्रमोशन इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर आती है। ठीक है। हम लोग अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो हम एक अपने एक्सपेंसेस को, जो कि हमारी क्यूरेटिव सर्विसेज है, उनके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस को न सिर्फ कम कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा आप ये देखें कि आउट ऑफ पॉकेट मरीजों का बहुत सारा खर्चा हो रहा होता है इन जी। बीमारियों के इलाज के ऊपर, तो हम उसको भी बचा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अगर आप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो हमारा पूरा फोकस पोलियो के ऊपर रहा, और ठीक। इस पोलियो के फोकस की वजह से शायद हम बाकी जो बीमारियां थी, जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस थी, उनकी तरफ तवज्जो हमारी कम होती चली गई। अगर जी। आप देखें तो ओवरऑल हमें वो बीमारियों का एक रिसर्च नजर आ रहा है जो कि रूटीन वैक्सीनेशन से काफी कम हो चुकी थी। अच्छा। अम, इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान सिर्फ एक पोलियो के ऊपर तो कुछ अरसे में ज्यादा रहा, लेकिन हम बाकी चीजों को, चूंकि हमने वही अमला और वही रिसोर्सेज यूज किए जो कि हम बाकी तमाम प्रिवेंटिव डिजीज के लिए हम यूज प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए यूज कर रहे थे, तो इसकी वजह से एक उन बीमारियों में जो कमी आ चुकी थी वो अब दोबारा से जो है ना ज्यादा आनी शुरू हो गई। ठीक है। इसके अलावा एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि आपके डॉक्टर्स की वो ओरिएंटेशन, जो कि पेरिफेरी के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि दूर दराज के इलाके के अंदर बैठे हुए हैं, कि वो ये कोशिश करें कि अपने मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन साथ फराहम करें, क्योंकि वो एक बेहतरीन मौका होता है जब एक मरीज ऑलरेडी किसी बीमारी से गुजर रहा होता है, ये उसको सेंसिटाइज करने का भी बेहतरीन मौका होता है। तो हमें ये भी एक तरीका है उन लोगों को समझाने का कि आइंदा वो किस तरीके से इन बीमारियों से को प्रिवेंट कर सके। ज़बरदस्त। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ अर्सा पहले, पिछले चंद सालों के अंदर हमारा एक खास फोकस डेंगू के ऊपर भी रहा है, बिल्कुल। और डेंगू ये वो आउटब्रेक्स है जो जब सामने आ जाती हैं तो हम अपने बेहतरीन रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं, और ये वो चीजें हैं जो कि जो है ना प्रिवेंट की जा सकती थी अगर हम पहले से मच्छरों की अफजाइश के ऊपर जो है ना कंट्रोल करते, और जिससे आप जो है ना एक साथ मलेरिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं और डेंगू को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ठीक। दैट वुड हैव बीन मोर कॉस्ट इफेक्टिव। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनली बड़े अरसे से काम कर रहे हैं एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स में। पोलियो पोलियो भी हमारे मुल्क में अभी मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जिनमें पोलियो रह गया है, बाकी तमाम ममालिक में इरेडिकेट हो गया है। तो ये तो बड़ा एक जो है जो परेशान कुन कंडीशन है, क्यों नहीं हम अभी तक इसे ख़त्म कर पा रहे? देखिए जी, इसकी बहुत सारी डिफरेंट रीजंस हैं, और जो मेन रीजन है वो ये है कि उन तमाम एरियाज के अंदर वैक्सीन, अभी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ चंद एक पॉकेट्स मौजूद हैं जहाँ पर ट्रांसमिशन कंटिन्यू हो रही है, और अच्छा। जो पॉपुलेशन की मूवमेंट की वजह से वो उधर से निकलकर बाकी इलाकों को भी खतरे में डाल देती है। ठीक। तो इसके लिए देखें, अगर जो बेहतरीन जो जो तरीका बाकी तमाम मुल्कों में एरेडिकेट करने के लिए यूज हुआ है वो है कि जब तक आप 100% वैक्सीनेशन नहीं करते उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक। हमारे उन पॉकेट्स से वो निकल निकल कर, अब वो पॉकेट्स जो है ना, कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो कि डिस्टर्ब थी, कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग हमने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग अपने बच्चों को जो ना बाकायदा रेजिस्ट करते
हैं पोलियो की वैक्सीनेशन के से, क्योंकि ये एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है जी शायद कि पोलियो की वैक्सीनेशन के कुछ नुकसानात हैं, कुछ जी और इसके इसके अलावा एक और जो मेन रीजन मेरे ख्याल के अंदर वो ये है कि हम लोग हमारे पास एक बहुत वार्म टेम्परेचर है, और पोलियो की वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर के अंदर भी आपको जो मेंटेन करके रखना पड़ता है ठीक उसकी एफिकेसी के लिए। तो ठीक है कभी कभार दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही होती है तो ये चीज उतनी नहीं पॉसिबल होती, और कई मरतबा आपकी वैक्सीन भी खराब होने का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। सही तो बहुत सारे मेन रीजंस हैं, जब तक इन तमाम चीजों को कलेक्टिवली देखा नहीं जाता उस वक्त तक पोलियो को एरेडिकेट नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि अफगानिस्तान से पॉपुलेशन माइग्रेशन तो जारी है, ठीक वो है तो इन एनी केस हो रही है, जी सही तो वो अच्छा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। जी अच्छा डॉक्टर साहब ये भी अर्ज़ कीजिएगा कि अब हमने एक पैंडमिक देख लिया और बहुत से हमने एपिडेमिक्स भी देखे डेंगू हो गया या ये पोलियो को भी शायद मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं एपिडेमिक ये बताइएगा कि अभी आज से क्या हुकूमत को हेल्थ सेक्टर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का वबा आती है तो उसको अच्छे तरीके से ये तो अल्लाह की लाख लाख मेहरबानी है कि हमारे मुल्क में कोविड की वजह से अमवात बहुत कम हुई लेकिन जो है हमारे पास बहुत से पॉजिटिव केसेस हैं अगर अमवात हमारे यहाँ भी बाकी मुल्कों की तरह होती तो हमारा भी बहुत बुरा हाल होता तो आपके ख्याल में क्या एक स्ट्रक्चर आप यहाँ बताना चाहेंगे ताकि हमारे अगर जो सुनने वाले जो साहिब इख्तियार लोग हैं अगर हम प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिले कि जनाब आपने इस तरह आप स्ट्रक्चर करना है एक पब्लिक हेल्थ सेक्टर को जो कि इस तरह के केसेस में सामने आकर चीज़ों को कंट्रोल कर सके। देखिए जी, इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट एरियाज है जिनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक तो आप जानते हैं कि हमारा एक लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है जो कि एक आउटरीच प्रोग्राम है जिसके सही थ्रू हम वैक्सीनेशन और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को मेरा ख्याल है कि जो है ना उन इलाकों तक भी फैलाना चाहिए जहाँ पर अभी तक एक्सेस नहीं है, और ठीक ख़ास तौर के ऊपर जैसे नए इलाके ओपन हो रहे हैं तो उसके अंदर हमें इसके ऊपर जो है ना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ठीक है। दूसरा जो आपको एस्पेक्ट है वो ये है कि एक ईपीआई प्रोग्राम हमारा जो है ना एक अरसे से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसके अंदर हम वैक्सीनेशन करते हैं, एक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है। इसको हमें मजीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर हमें मजीद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंचा जा सके। अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर चंद बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई जहां पर हमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की ईपीआई में शुमार हुई, और अब आजकल टाइफाइड के ऊपर भी पाकिस्तान को सोचा जा रहा है कि वो किस तरीके से जो है ना वैक्सीनेशन इम्प्रूव करे। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और उन इलाकों तक पहुंचने की ज़रूरत है जहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर वो इलाके रहेंगे तो पॉपुलेशन मूवमेंट की वजह से बाकी शहर और बड़ी आबादियाँ उनके अंदर इस बात का एहतमाल रहेगा कि कोई भी एपिडेमिक फैल सकती है। सही डॉक्टर साहब तीसरी बात ये जी 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 डॉक्टर साहब टाइम बिल्कुल हमारे पास कम रह गया आप तीसरी बात जल्दी से कर लीजिएगा। तीसरी बात ये है कि रेडीनेस, वो ये उसका तरीका ये होता है कि आप सर्वेलेंस को जो है ना कम्युनिकेबल डिजीज की इंक्रीज करें, ठीक और उसके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि जो है ना कोई भी अगर बीमारी फैलती है तो उसको फौरी तौर के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अरसलान मलिक आपने इराक से हमें ज्वाइन किया हमें अवेयर किया एपिडेमिक्स के बारे में भी पैंडेमिक्स के बारे में भी स्ट्रक्चर भी बताया पॉइंट्स भी बताए कि किन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। जी नाज़रीन आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अरसलान मलिक की। डॉक्टर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं इराक में स्टेशन हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में तमाम जो इस टाइम पे भी और पहले भी जो पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स आते रहे हमारे मुल्क में या दुनिया में आते रहे उस पर एक जो है जनरलाइज सी बात की और बताया कि कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है और कैसे अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और रोकथाम की जा सकती है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी।
नए डॉक्टर्स के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम करदेज़ी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।